जय श्री राम मित्रों, सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को 1 जनवरी से केपी एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देने जा रहा हूं। आज कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे हम, और जो कि बहुत ज़रूरी है। केपी एस्ट्रोलॉजी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ से केपी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत करेंगे हम। इस चैनल पर हम केपी एस्ट्रोलॉजी, पालमिस्ट्री, वास्तुशास्त्र और नक्षत्र ज्योतिष के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। अब मैं यहाँ केपी के बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। हम रूलिंग प्लैनेट्स, होरारी चार्ट, कस्पल इंटरलिंक, हर चीज़ पर चर्चा करेंगे। साथ में जन्म समय संशोधन के बारे में 2-3 विधियों से जानेंगे, कैसे जन्म समय किसी का सुधारा जा सकता है। और ना सिर्फ साल और महीना बल्कि बाई डेट किसी का प्रेडिक्शन करना यहाँ हम जानेंगे। अगर विवाह होगी तो किस डेट को होगी, और जॉब होगी तो किस डेट को यहाँ आप ज्वाइन करेंगे। ये स्थिति तक हम पहुँचेंगे। बिल्कुल सूक्ष्मता से किसी चीज़ को जानेंगे, और बहुत सारे चार्टों को हम यहाँ अभ्यास के तौर पर लेंगे। और यहाँ आपके लिए सभी चीज़ें जो कि केपी में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं उसको डिस्कशन करेंगे हम। और बिल्कुल किसी भी चीज़ के अंतिम पॉइंट तक जाएंगे जितना करीब हो सके वहाँ तक जाएंगे, और डीप एनालिसिस करेंगे केपी के थ्रू। तो केपी अगर आपको यहाँ सीखना है, नक्षत्र ज्योतिष सीखना है, पालमिस्ट्री से यानी हाथ से कुंडली बनाना सीखना है, तो इस चैनल से जुड़े, चैनल को सपोर्ट करें। और हम बहुत सारी यहाँ पर अद्भुत चीज़ें सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक होगी। तो चलिए आज केपी के बेसिक से शुरुआत करते हैं। और आप सभी मित्रों से अनुरोध होगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य लोगों में शेयर करें, ताकि किसी और तक भी यह चैनल पहुंच सके और इसका लाभ ले पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं केपी का। आज पहला वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। चार्ट लिख कर कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ जो कि नियम है, और इससे ही शुरुआत करेंगे हम। आगे हम बोर्ड पर भी चर्चा करेंगे चार्ट सामने रख कर भी चर्चा करेंगे। तो आज आप लोग बेसिक समझे। चलिए सबसे पहले आप सभी को बताता हूँ कि किस क्रम के अनुसार ग्रह सबसे अधिक बलवान होते हैं, यानी बलवान से कमजोर तक। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ऐसे क्रम के अनुसार ग्रह बलवान होते हैं। सबसे पहला बलि ग्रह होता है भाव में बैठे हुए, किसी भाव में बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में गया हुआ ग्रह सबसे बलवान होता है। किसी भाव में बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में गया हुआ ग्रह सबसे अधिक बली होता है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर भाव में बैठा हुआ ग्रह बलवान होता है। थर्ड पोजीशन पर भाव के स्वामी ग्रह के नक्षत्र में रहा हुआ ग्रह, यानी भाव के स्वामी जो होंगे उस ग्रह के नक्षत्र में रहा हुआ ग्रह बली होता है। चौथे पॉइंट पर भाव का स्वामी बली होता है, और 5वें पॉइंट पर निर्देशक ग्रह की युति या दृष्टि जिसकी होती है वो सबसे बलवान होता है। यानी कि बढ़ते से घटने क्रम पर, यानी कि नंबर 1 का ग्रह सबसे अधिक बलवान होगा, और क्रमांक 5 का ग्रह सबसे कमजोर होता है। यानी कि पहले स्थान से बली और 5वें वाला कम बली होते जाता है धीरे धीरे। तो यह स्पष्ट है। आगे समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र के फलादेश में 2 बातें मुख्य हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, या किसी भी ज्योतिष में। यहाँ केपी में इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। समझिए, 2 बातों का महत्व समझना है यहाँ पर। भाव से संबंधित फल मिलेगा या नहीं। जैसे शादी के लिए 7वां भाव देखा जाता है, तो 7वें स्थान का फल हमें मिलेगा या नहीं, और फल कब मिलेगा, इसका समय कब आएगा, और शादी कब होगी, ये चीज़ें होती हैं। तो 2 चीज़ें यहाँ होती है कि फल मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कब मिलेगा। अब भाव का फल अगर हम जानना चाहें तो कुंडली में कोई खास भाव का फल मिलेगा या नहीं, आप यह चीज़ कस्प के उपपति से जान सकते हैं। यानी कि जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस भाव के उपनक्षत्र स्वामी यानी कस्पल सबलॉर्ड से यह चीज़ जान सकते हैं कि उस भाव का फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि उपनक्षत्र स्वामी कस्पल सबलॉर्ड आपके कार्य के होने या ना होने को बताता है। तो उससे आप जान सकते हैं कि आपके
साथ वो घटना घटित होगी या नहीं घटित होगी। एक चीज यहाँ पर और नोट कर लीजिए, कोई भी ग्रह अपने से 12वें भाव में हो तो उस भाव का व्यय करता है, अपने भाव की हानि करता है। इस चीज को नोट कर लीजिए। अब कुछ नियम आगे समझते हैं हम। छोटी छोटी चीजें हैं, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा काम आएगा आपके प्रेडिक्शन में। नक्षत्रपति जिस भाव में होगा उस भाव का पूरा फल देता है। नक्षत्रपति जिस भाव में होगा उस भाव का पूरा फल मिलेगा। ग्रह और उस ग्रह के मालिकी राशि घटना बनने के स्रोत को बताते हैं। ग्रह और उस ग्रह के मालिकी राशि माने कि उस ग्रह की जो राशि है घटना बनने के स्रोत को बताएगा। नक्षत्रपति घटना का प्रकार बताता है कि किस प्रकार की घटना होगी। किसी भाव का उप नक्षत्रपति उस घटना का परिणाम बताता है कि वह घटना घटित होगी या नहीं। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको समझाया, किसी भाव का उप नक्षत्रपति उप नक्षत्र स्वामी कस्पल सबलॉर्ड है, वह बताएगा कि आपके साथ यह घटना घटित होगी या नहीं होगी, सीधा सीधी। अब उप नक्षत्र स्वामी यानी कि सब लॉर्ड घटना का समय बताएगा, यानी काल निर्धारण का समय बताता है कि वह घटना कब होगी। यानी उप नक्षत्र स्वामी सब लॉर्ड और सब लॉर्ड दोनों मिलकर कनेक्ट हो जाते हैं और घटना के छोटे समय को आपको बता देते हैं कि यह घटना कब घटेगी। फिर से समझिए, आपका किसी भाव का विचार कर रहे हैं तो उस भाव का कस्पल सबलॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी और सब लॉर्ड यानी उस भाव का उप नक्षत्र स्वामी यानी उप नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी दोनों मिलकर, यानी कि आपका उप नक्षत्र स्वामी अपने उप नक्षत्र स्वामी के साथ मिलकर कनेक्ट होकर यह घटना के बारे में बताता है। छोटी से प्रारूप छोटे से समय को बताएगा कि वह घटना आपके साथ कब घटित होगी। तो सब लॉर्ड और सब लॉर्ड मिलकर उस घटना के समय का निर्धारण करते हैं। अगर नक्षत्र स्वामी आपके दशा को दिखलाएगा तो वही उप नक्षत्र स्वामी आपके अंतरदशा को दिखलाता है। केपी में कोई ग्रह शुभ नहीं होता और कोई भी ग्रह अशुभ नहीं होता। केपी में शुभ भाव 1, 2, 3, 6, 10, 11 को माने जाते हैं। केपी के अकॉर्डिंग आपका शुभ भाव 1, 2, 3, 6, 10, 11 होता है और अशुभ भाव 4, 5, 7, 8, 9 और 12 होते हैं। यहाँ छठा भाव भी शुभ भाव माना जाता है। केपी के अकॉर्डिंग गोल्डन हाउस माना जाता है क्योंकि यह भाव जॉब देता है, कंपटीशन का भाव है आपका, तो आपके छठे भाव का बहुत महत्व बढ़ जाता है। तो शुभ भाव 1, 2, 3, 6, 10, 11 हुए और अशुभ भाव 4, 5, 7, 8, 9, 12 हुए। अब ग्रहों का भाव से संबंध समझिए। ग्रह जिस भाव में स्थित हो उस भाव से उसका संबंध होता है। ग्रह जिस भाव में स्थित हो उस भाव से उसका संबंध हुआ। ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव से उस ग्रह का संबंध होता है। फिर अगला नियम, ग्रह जिस भाव का कस्प उपपत्ति है यानी कि जिस भाव का कस्पल सबलॉर्ड है उस भाव के साथ ग्रह का संबंध होता है। ग्रह जिस भाव का उप नक्षत्रपति है उपपत्ति है यानी कि कस्पल सबलॉर्ड है उस ग्रह का उस भाव से संबंध हुआ। अगला नियम, ग्रह जिस भाव पर दृष्टि करता हो उस भाव का ग्रह के साथ संबंध होता है। यह सारे नियम समझ लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, काम आएगा। ग्रह जिस भाव में स्थित हो उस भाव से संबंध हुआ। ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव से उस ग्रह का संबंध हुआ। ग्रह जिस भाव का कस्प उपपत्ति है उस भाव के साथ ग्रह का संबंध हुआ। ग्रह जिस भाव का उपपत्ति है उस ग्रह का उस भाव से संबंध हुआ और ग्रह जिस भाव पर दृष्टि करता है उस भाव से उस ग्रह का भी संबंध हुआ। अब देखिए उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, यहाँ जैसे मैंने समझाया है, एक ग्रह बी ग्रह का उपपति अथवा उप नक्षत्रपति है। ए ग्रह बी ग्रह का उप नक्षत्रपति है और बी ग्रह जिस भाव में स्थित होगा उस भाव के साथ ए ग्रह का संबंध बनेगा और वो संबंध माना जाएगा और उसके अनुसार आपको फल मिलता है। अब आगे समझते हैं कुछ और नियम। यहाँ देखिए, कुंडली में कोई खास भाव का फल मिलेगा या नहीं, यह भाव कस्प के उप नक्षत्रपति से जानेंगे। यानी कि
कुंडली में किसी खास भाव का फल मिलेगा कि नहीं, यह उस भाव के उपनक्षत्र स्वामी से जानेंगे। अब चलिए कुछ और चीज़ों को जानते हैं। आयुष्मान यानी कि आयु को कैसे जानेंगे। आयुष्मान की जानकारी प्रथम भाव के कस्प से जानेंगे। यदि प्रथम भाव के कस्पल सब लॉर्ड 6, 8, 12 का स्वामी बनता है तो आयु आपकी देख सकते हैं यहाँ पर 38 साल होगी। यदि 5, 9, 10 का संबंध बने तो पूर्ण आयु होती है। यदि दोनों का मिला जुला कर संबंध बने तो यह आयु मिला जुला होता है, यानी कि बहुत लंबा न बहुत छोटा। अब इसके साथ उपपत्ति के उपरोक्त भाव के साथ संबंध, युति या दृष्टि पर भी विचार करें। इसके साथ ही उपनक्षत्र स्वामी के जो भी भाव मैंने बताया है, कम के लिए 6, 8, 12 और ज़्यादा के लिए 5, 9, 12, उसके साथ संबंध कैसे बन रहे हैं, दृष्टि या युति, वो भी देख लें। शिक्षा की बात करें, यदि चौथे भाव का उपपति बुध या गुरु है तो जातक अवश्य पढ़ाई पूरी करता है। उपपति का किसी प्रकार से बुध या गुरु से संबंध होना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए 9वां भाव देखा जाता है, तो उच्च शिक्षा के लिए आपको 9वां भाव देखा जाना चाहिए। यदि चौथे कष्ट का संबंध 2, 4, 11 के साथ हो तो जातक प्राइमरी शिक्षा या स्कूल लेवल की शिक्षा पाता है। यदि उसका संबंध 9वें भाव से हो तो जातक उच्च शिक्षा पाता है। अब व्यापार की बात करें, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए 10वां भाव देखें। 10वें भाव का उपनक्षत्र पति जिस नक्षत्र के घर में है यदि वह 6ठे भाव से संबंध बनाता है तो जातक नौकरी करेगा। यदि 7वें से संबंध बनाएगा तो जातक व्यापार करेगा। व्यवसाय से अच्छी आमदनी के लिए 10वें कस्प उपपति का संबंध 2, 6, 10 से होना चाहिए। अगर 11वें से भी संबंध बनाएगा तो बहुत अच्छी पैसे की आमदनी होती है। नौकरी की बात करें, 10वें के उपपति का संबंध 2, 6, 10, 11 से हो तो यह नौकरी करता है। 10वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध 2, 6, 10, 11 से हो तो जातक नौकरी करता है, परंतु 7वें से नहीं होना चाहिए। शादी के लिए यदि 7वें का उपनक्षत्र स्वामी 2, 7, 11 से संबंध बनाए तो शादी होगी। यदि 7वें के उपपति का संबंध 6ठे 10वें से हो तो शादी नहीं होती, विलंब होती है या होने के बाद टूट जाती है। प्रेम विवाह की बात करें, यदि 5th कस्पल सबलॉर्ड यानी कि 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी का संबंध 2, 5, 11 भाव से हो तो प्रेम विवाह होता है। यदि 5वें भाव का उपपति 7वें और 11वें भाव के कारक ग्रह के नक्षत्र में हो तो प्रेम विवाह में सफलता मिलती है। विदेश यात्रा को जाने, 12वें का उपनक्षत्र पति यदि 9वें भाव का निर्देशक बनता हो तो विदेश यात्रा होगी। तीसरा भाव भी छोटी यात्रा का है, अतः तीसरे से भी संबंध होना चाहिए। मकान की बात करें, मकान चौथे भाव से देखा जाता है। यदि चौथे के उपपति का संबंध 4, 11, 12 से हो तो जातक मकान बनाता है। 12वां भाव निवेश का है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। यदि 6ठे से भी संबंध बनता हो तो शुद्ध पर रकम लेकर जातक मकान बनाएगा। आगे समझिए, कोई भी घटना दशा अंतर प्रत्यंतर दशा में और सूक्ष्म दशा में होगी। अंतर दशा में फल की प्राप्ति होती है, पर गोचर का भी सपोर्ट होना चाहिए, तभी कोई घटना घटित होगी। शादी की बात करें, 2, 7, 11 भाव के निर्देशक ग्रहों की दशा अंतर और प्रत्यंतर में शादी होती है। संतान की बात करें, 2, 5, 11 के कस्प के निर्देशक ग्रहों की संयुक्त दशा में संतान होगी। प्रमोशन की बात करें तो 2, 6, 10, 11 भाव के निर्देशक ग्रहों की संयुक्त दशा में प्रमोशन होगा। यदि उसमें 3, 9 सम्मिलित हो तो ट्रांसफर के साथ प्रमोशन होगा। मकान की बात करें, 2, 8, 11 भाव के निर्देशक ग्रहों की संयुक्त दशा में मकान बनता है। कोर्ट केस में सफलता की बात करें, 6ठा भाव कोर्ट कचहरी का है। सफलता के लिए 11वें से संबंध होना चाहिए। इसकी संयुक्त दशा में सफलता मिलती है। कोई भी कार्य, किसी भी कार्य में सफलता के लिए 11वें भाव की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में ही सफलता मिलेगी। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये है कुछ नियम। आगे आप लोगों को जब कुंडली एनालिसिस करनी होगी केपी से तो ये सब नियम काम आएंगे आपके लिए, और यह नियम आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।